आईपीओ अड्डा में आपका स्वागत है और इस एपिसोड में एक ऐसी कंपनी है मेरे साथ जो इस कैलेंडर ईयर का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आ रही है। आपको याद होगा कि पिछले साल Hyundai का आईपीओ आया था, करीब 27,000 करोड़ का आईपीओ था और उसके बाद ये आईपीओ है 12,500 करोड़ रुपए का। हम बात कर रहे हैं एचडीबी फाइनेंशियल की। एचडीएफसी बैंक की एक सब्सिडरी कंपनी है, एक आर्म है, एनबीएफसी आर्म है, देश की 7वीं सबसे बड़ी एनबीएफसी है, रिटेल फोकस बिजनेस है और बहुत सारे डिटेल्स हैं। कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आ रही है, क्या बिजनेस है, बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें समझनी है हमें और वो समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है। लेकिन टॉप मैनेजमेंट के पास जाने से पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल आपको बता दूं। ये आईपीओ खुल रहा है 25 जून को, 27 जून को क्लोज होगा। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 12,500 करोड़ रुपए जुटा रही है, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए का ओएफएस है जो एचडीएफसी सेल कर रहा है और 2500 करोड़ रुपए का इसमें फ्रेश इशू भी है। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 700 से 740 रुपए का रखा गया है। अब मैनेजमेंट के पास चलते हैं। मेरे साथ हैं मिस्टर गणेशन रमेश जो एमडी एंड सीईओ हैं कंपनी के। सर बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। धन्यवाद और बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। सर 2007 से शुरुआत हो गई थी और काफ़ी अच्छा बिजनेस है, एचडीएफसी की पेरेंटेज है। लिस्टिंग का प्लान अभी क्यों बनाया आपने? देखिए, हमारी कंपनी 2007 में चालू हुई थी और हमारे 17 साल में हमने 19 मिलियन कस्टमर अभी तक हमने सर्विस किए हैं। हमारे 1770 ब्रांचेस हैं और हम 1,100 से ज़्यादा शहरों में हमारा ब्रांचेस है। सो ये स्केल है हमारा कंपनी का। बहुत फास्ट ग्रोइंग कस्टमर फ्रेंचाइज है हमारा। 9 मिलियन कस्टमर थे 2022 में, वो 19 मिलियन है। मतलब 3 साल में मोर देन डबल हुआ है हमारा कस्टमर फ्रेंचाइज। दिस इज़ द राइट टाइम। हमारे बुक भी बहुत सीजनड है। आप सोचिए कि कोई भी रिटेल लोन जो हम देते हैं, हम सिर्फ रिटेल लेंडिंग करते हैं, हम और कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ रिटेल लेंडिंग करते हैं। हमारे 20 जो सबसे बड़े कस्टमर हैं वो हमारे टोटल बैलेंस शीट में लेस देन 0.4% है, 0.4% है हमारे बैलेंस शीट में। तो इतना ग्रैनुलर बुक है हमारा। जो भी रिटेल लोन होता है 3-4 साल के लिए होता है, तो 17 साल में आप सोच सकते हैं कि 4-5 बार हमारा पूरा बुक चर्न हो चुका है। तो इसमें हम ये डेमोन्स्ट्रेट होता है कि हमारा बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। हमने पूरे 17 साल में ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट किया है। हमारे सोच में ये राइट टाइम है आईपीओ करने का। बिल्कुल। सर 3 वर्टिकल हैं आपके बिजनेस के। एक तो आपका है एंटरप्राइज लेंडिंग का जो 39% के आसपास का मार्केट शेयर है, एसेट फाइनेंस है उसके अलावा, और कंज्यूमर फाइनेंस है। अगर रेवेन्यू शेयर के हिसाब से देखें तो क्या एक डिस्ट्रीब्यूशन क्या बैठता है इन तीनों का? देखिए, हमने जब कंपनी चालू की थी 2007 में, हमने बिजनेस 2008 में चालू किया था। पहली बिजनेस जो है वो एंटरप्राइज लेंडिंग बिजनेस चालू किया था, जहाँ पे हम हमारे ब्रांच के जो करीब के जो कस्टमर्स हैं, बिजनेसेस हैं, छोटे ग्राहक हैं, हम उनको लोन का फैसिलिटी देते हैं। वो बिजनेस अभी अबाउट 40% ऑफ आर AUM है। 2011 में हमने जो एसेट फाइनेंस का बिजनेस चालू किया था, जहाँ पे हम गाड़ियों के लिए लोन देते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और ट्रैक्टर्स, उसके लिए लोन देते हैं। वो अबाउट 37% है हमारा AUM में। और कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस हमने 2016 में चालू किया, जहाँ पे हम कंजम्पशन के लिए लोन देते हैं। आपको मोबाइल फ़ोन खरीदना है या एक टेलीविज़न खरीदना है या 2 व्हीलर या कार खरीदना है, उसके लिए हम लोन देते हैं। वो अभी 23% है हमारा असेट्स में। ओके। सो कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस 23% है। सबसे इन तीनों सेगमेंट में सबसे जो लोएस्ट है वो ये है। इसको क्या स्ट्रेटेजिकली आपने कम रखा है या फिर चूंकि लॉन्चिंग इसकी बाद में हुई है इसलिए ये कम है? हाँ, तो ये बिज़नेस 2016 में चालू हुआ था, क्योंकि तब तक हमारे पास ऑलरेडी 2016 में हमारे पास ऑलरेडी 1000 ब्रांचेस हो चुके थे। तो 500 सिटीज़ प्रेजेंस था। तो हमने सोचा कि अभी हमारे पास जो साइज़ है, हम कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस चालू कर सकते हैं, क्योंकि हम जो कस्टमर को सर्विस करते हैं वो पूरे देश में है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सिटीज़ में रहते हैं या अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। हमारे 70% से ज़्यादा ब्रांचेस Tier 4 सिटीज़ में है, जहाँ पे Tier 4 मतलब सिटी नंबर 101 एंड बियॉन्ड। तो 71% ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे है। तो आप सोचिए कि तो 5 साल पहले कंज्यूमर बिजनेस 13% था हमारा टोटल बुक में, वो अभी 23% हो गया है। तो अच्छा ग्रो हो रहा है और हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारे कस्टमर्स से। सो सर पिछले 2 साल की जो ग्रोथ रही है वो 14-15% के आसपास रही है और 3 साल की जो CAGR ग्रोथ रही है एवरेज में अगर देखें तो 13% की रही है। क्या ये ग्रोथ आगे भी एक्सपेक्टेड है या इससे बेटर ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है? 2007 में हमने कंपनी सेटअप की, 2008 से हमने बिजनेस चालू किया और वी स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। आज हमारी बैलेंस शीट साइज 1,07,000 करोड़ है।
हमारी खुद की ओरिजिनेशन है, हमको HDFC बैंक से बिजनेस नहीं मिलता है। हम खुद की ओरिजिनेशन करते हैं, खुद ही हम अंडरराइटिंग करते हैं, खुद ही हमारी टेक्नोलॉजी भी इंडिपेंडेंट है। हमारी जो 1700 ब्रांचेस हैं वो HDFC बैंक में नहीं है, अलग से ब्रांच सेटअप हुए हैं। इंडिया जो है, वी सी अ बिग अपॉर्चुनिटी इन इंडिया इन द डेज अहेड एंड वी एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू इन टर्म्स ऑफ जस्ट परस्यूइंग द अपॉर्चुनिटी। ओके, एक पैरामीटर सर थोड़ा शायद हो सकता है लोगों को परेशान करे, वो ROE का है कि ROE जो है वो पिछले बार से करीब 5% के आसपास की घट गई है। 19% के आसपास थी ROE और वो 14% के करीब आ गई है अभी। ये पर्टिकुलर डिक्लाइन क्यों है, उसके पीछे क्या वजह रही, क्या कोई अकाउंटिंग चीज़ें हैं इसके पीछे? हमारी पिछले 3 साल के एवरेज जो वेटेड एवरेज ROE है अबाउट 17% है। सो हमारी AUM ग्रोथ अबाउट 20% है। देखिए, मार्केट में थोड़ा चेंजेस आता है तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है एंड दैट्स समथिंग दैट वी आर कंफर्टेबल विथ। हमारा ये सोच है कि देखिए, ये हम प्रोफेशनली रन कंपनी है। HDFC जो ग्रुप है उसका कोई मालिक नहीं है, इट्स पब्लिकली ओन्ड कंपनी। और हमारी ये सोच रहती है एज मैनेजमेंट दैट ये कंपनी जब हम नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स के लिए हम उनको जब सौंपेंगे तो उनको अच्छा लगना चाहिए कि हमारी जो कंपनी है उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड दे कैन कंटिन्यू टू परस्यू दैट। बिल्कुल। सब बात अपने पेरेंटेज की HDFC इस वक्त 94% के आसपास स्टेक होल्ड करता है। कुछ तो आप इस OFS के अंदर कम करेंगे, लेकिन ओवरलैपिंग बिजनेस होने की वजह से क्या स्टेक और कम करना होगा, क्या 20% के आसपास ले जाना होगा? ये एक ये बज़ है मार्केट में, तो इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, एक ड्राफ्ट सर्कुलर है, वो ड्राफ्ट स्टेज में है। वो अक्टूबर 2024 में आई थी, तो अबाउट 8 मंथ्स पहले, 8 महीने पहले आई थी। उसमें आई कांट रियली स्पेक्यूलेट ऑन व्हाट विल बी द फाइनल डिसीजन ऑफ द रेगुलेटर ऑन दैट मैटर। एग्जैक्टली। अब चूंकि लिस्टिंग के लिए आप जा रहे हैं सर, 27 तारीख को IPO क्लोज होगा, 2 जुलाई को लिस्टिंग होगी। इन्वेस्टर्स जो हैं, जो शेयर होल्डर्स होंगे जो आपके फ्यूचर में, वो ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी को देखना चाहते हैं। ऑफकोर्स आप फ्यूचर नंबर्स नहीं बताएंगे, लेकिन एक आप उनको स्टेटमेंट दे सकते हैं कि आप ये चीज़ें, HDFC की पेरेंटेज ऑफकोर्स वो देख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और चीज़ें क्या देखनी चाहिए उन्हें इन्वेस्ट करने के पहले, डिसीजन लेने के पहले? देखिए, हम जो सर्विस करते हैं कस्टमर को, उसको बोलते हैं एस्पिरेशनल इंडिया, अंडर सर्व्ड, अंडर बैंक्ड, उनको हम सर्विस करते हैं। हमारी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन अच्छी है, हमारी जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छी है। हमारी 1770 ब्रांचेस इन 1100 सिटीज़, और हमारे कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं है। सो हमारा जो बिजनेस है, इट्स अ वेल रन प्योर रिटेल फाइनेंस बिजनेस, जिसमें हमारा बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट में है। आप बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट वो हम वी बिलीव वी डू इट वेल। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, जब मैं ई-कॉमर्स की बात करता हूँ तो ई-कॉमर्स में जैसे ही हम लोग ऑर्डर प्लेस करने के लिए जाते हैं, वहाँ EMI के बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। मैंने मिस कर दिया हो कहीं पे, लेकिन मैंने बहुत कम जगहों पर देखा है HDB फाइनेंशियल का ऑप्शन वहाँ EMI के लिए हो, या फिर वहाँ पे फाइनेंसिंग के लिए हो। ऐसा क्यों? क्या ई-कॉमर्स की तरफ आपने फोकस नहीं किया, या वो फोटे आप रखना चाहते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए अभी नहीं है फिलहाल, हम बाद में इसको ट्राई करेंगे? देखिए, हमारा मॉडल जो है फिजिटल मॉडल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिजिटल मॉडल है या सिर्फ फिजिकल मॉडल है। जो कस्टमर्स जिनके साथ हम काम करते हैं, दे कैन चूज एनी मेथड, राइट। उनको अगर 1-on-1 इंटरेक्शन पसंद है तो दे कैन चूज दैट। अगर उनका डिजिटल लिटरेसी है और डिजिटल कंफर्ट है, दे कैन डू डिजिटल। सो फॉर अस द कस्टमर कैन मेक द चॉइस कि कौन सा मेथड के थ्रू हमारे पास आएंगे। आर फोकस एज अ कंपनी हैज बीन ऑन directly originating business from the customer, which we believe is a key competitive strength of the company. ओके सर, बहुत शुक्रिया आज NDTV प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए और समय देने के लिए। ये सारी डिटेल्स आपने IPO की शेयर की और कंपनी के बारे में आपने बताया। दर्शकों के लिए मैं एक बार IPO की बेसिक डिटेल दोबारा बता देता हूँ। 25 से 27 जून के बीच ये IPO खुल रहा है। 12,500 करोड़ रुपए का ये IPO है, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए का OFS है और बाकी का 2,500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। और कंपनी के मैनेजमेंट से हमने समझा कि बिजनेस क्या है, बिजनेस कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं, क्या प्लान्स हैं इस IPO के बाद, ये सारी डिटेल्स हमने आपके सामने रखी।